हेलो एवरीबॉडी, आई एम ऋषभ गुप्ता एंड वेलकम टू एक्नो रिसर्च क्लासेस। और ये हमारा लेक्चर 3 होने वाला है। इससे पहले कि हम लोगों ने लेक्चर में जो देखा था, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने देखा था जो लेक्चर्स थे उन्होंने फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर में। तो फर्स्ट लेक्चर के बारे में तो देख लीजिएगा फर्स्ट वीडियो, और सेकंड लेक्चर के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट करके बता देते हैं। जो स्टोरी ऑफ बेल्जियम था, बेल्जियम का स्टोरी क्या था, तो बेल्जियम का स्टोरी में हम लोगों ने बेल्जियम के बारे में देखा था। बेल्जियम एक कंट्री था, ठीक है, जो हमारे हरियाणा स्टेट है उसके इतना ही छोटा वो कंट्री था बेल्जियम। और वहाँ की पॉपुलेशन थी, वहाँ का जो इथनिक कंपोजिशन जो था कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स था। कॉम्प्लेक्स होने के कारण वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़े थे। जो बेल्जियम एक स्टेट है, बेल्जियम जो कंट्री है, कंट्री में क्या था कि जो डच पॉपुलेशन थी वो क्या थी, मेजोरिटी में थी। कितना परसेंट जो लोग थे जो डच बोलते थे, तो 59% पीपल्स जो थे डच बोलते थे, और फ्रेंच जो थे 40% पीपल फ्रेंच बोलते थे। सेकेंड फेज में देखा जाए तो अगर उसी कंट्री का जो कैपिटल है, जिसको हम लोग ब्रसेल्स के नाम से जानते थे, तो उसी कैपिटल का देखा जाए तो कैपिटल में क्या था, वहाँ के कैपिटल के लोग जो थे फ्रेंच जो थे 80% लोग फ्रेंच बोलते थे। बाकी के 20% जो लोग थे वो क्या बोला करते थे, डच बोलते थे वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था कि स्टेट जो उसका कैपिटल हुआ, बेल्जियम का जो कैपिटल हुआ ब्रसेल्स, वहाँ पर फ्रेंच कम्युनिटी जो थी मेजोरिटी में थी और डच कम्युनिटी जो थी वो माइनॉरिटी में थी। बट जो पूरे कंट्रीज का ओवरऑल व्यू था तो उसमें क्या था, डच कम्युनिटी जो था मेजोरिटी में था और फ्रेंच कम्युनिटी जो थी माइनॉरिटी में था। एक बात थी वहाँ पर क्या कि फ्रेंच कम्युनिटी माइनॉरिटी में आने के बाद भी क्या था, उनके पास पावर थे, वो रीच थे, सभी से क्या थे, रीच भी थे और ज़्यादा पावरफुल थे। लेकिन जो डच कम्युनिटी थी उनको मेजोरिटी में आने के बाद भी उनको सारी चीज़ का फैकल्टीज जितना भी फैकल्टीज था उन तक लेट से प्रोवाइड होता था, थोड़ा लेट से प्रोवाइड होता है। गवर्नमेंट जॉब हो गया या फिर एजुकेशन के लेकर हो जाएगा, तो सब चीज़ होता था। तो उसी के बेसिस पर अभी नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट है कि बेल्जियम में कुछ कारण थे जिसके कारण वहाँ पे विवाद होना स्टार्ट हुआ। तो हम लोग वो विवाद के बारे में देखेंगे, ठीक है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। हाँ, तो हम लोग देखेंगे कि जो कॉजेस थे जो बेल्जियम में जो लड़ाई करने का जो कारण था उसके बारे में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल उससे पहले एक छोटा सा नोट्स पॉइंट था जो इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं। क्या था कि सोशल डिस्पैरिटी लीड टू द टेंशन बिटवीन डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी ड्यूरिंग 1950 टू 1960। तो जो आपसी मतभेद होने लगा, मतलब कि ऐसा जैसे आया ना माइंड में एक थॉट आया लोगों के कि वो माइनॉरिटी में होने के बाद भी हमसे ज़्यादा पावरफुल है, रीच है, और हम लोग के पास मेजोरिटी है फिर भी हमारे पास पावर नहीं है, सारी फैकल्टीज जो है लेट से मिल रही है। तो जो सोशल डिस्पैरिटी आया, लोगों के बीच में एक भाव उत्पन्न हुआ। वो भाव उत्पन्न होने के कारण वो आपसी में चिंता का बात बन गया। किसके लिए, तो डच और फ्रेंच के लोगों के लिए चिंता का बात बन गया कि वो जो फ्रेंच लोग हैं वो लोग माइनॉरिटी में थी, उनके पास ना लोग हैं ज़्यादा, फिर भी उनके पास ज़्यादा पावर है, ज़्यादा वो हमसे ज़्यादा रीच है, कैसे है। तो इसी को बात लेकर दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा तनाव होने लगा, टेंशन होने लगा। और ये जो टेंशन था वो कब से स्टार्ट हुआ, तो लगभग 1950 से 1960 के दौरान में ये स्टार्ट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन बेल्जियम। अब क्या था कि बेल्जियम में कारण क्या था, लड़ाई, कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है विवाद, जो भी विवाद हुआ, लड़ाई हुआ, उसका कारण क्या था। तो जो कारण था बेल्जियम में लड़ाई का वो हम लोग देखते हैं, नीचे के पॉइंट्स में डील करते हैं। क्या था, 3 पॉइंट है यहाँ पर। फर्स्ट पॉइंट है कि द माइनॉरिटी फ्रेंच वेयर रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। सबसे पहला रीजन क्या था, सबसे पहला रीजन ये डालना है कि जो फ्रेंच था, ये जो फ्रेंच है वो क्या था, माइनॉरिटी में था। माइनॉरिटी में आने के बाद भी क्या था, ये रिच था और क्या था, पावरफुल था। सोच लो, माइनॉरिटी में आने के बाद भी ये रिच और पावरफुल था। सेकंड रीजन क्या था, दिस वाज रिसेंटेड बाय डच हु गॉट बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। ये जो था डच के लोगों को लीड से सारे चीज का बेनिफिट मिलता था, या तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हो, एजुकेशन में हो, जॉब्स में हो, किसी भी फील्ड में उनको लेट से क्या मिलता था, कोई भी चीज का ऑफर जो होता था उनके पास लेट से मिलता था, सारी चीज का लाभ वो लेट से उठा पाते थे। लेकिन फ्रेंच लोग जो थे जल्दी उनको पहले मिलता था, ठीक है। दिस लीड टू टेंशन बिटवीन डच एंड फ्रेंच। यही कारण था, यही 2 कारण है जिसके कारण फ्रेंच और डच के बीच में क्या होने लगा, लड़ाई होने लगा। अब एक वर्ड आता है कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होता है, होता क्या है, ठीक है। कम्युनिटी मतलब होता है सामुदायिक गवर्नमेंट जो हुआ, सामुदायिक जो हुआ कम्युनिटी गवर्नमेंट, उसके बाद देखते हैं क्या कहता है। अ सोशल ग्रुप ऑफ एनी साइज हुज मेंबर रिसाइड इन अ स्पेसिफिक लोकेलिटी शेयर गवर्नमेंट एंड ऑफन
हैव अ कॉमन कल्चर एंड हिस्टोरिकल हेरिटेज। कम्युनिटी गवर्नमेंट कहने का अर्थ क्या है? कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है एक सोशल ग्रुप है। किसका? तो किसी भी मेंबर का एक, देखो कम्युनिटी गवर्नमेंट कुछ नहीं है, कम्युनिटी गवर्नमेंट इज नथिंग, दिस इज अ ग्रुप ऑफ अ स्पेसिफिक लोकेलिटी शेयर गवर्नमेंट एंड हैव अ कॉमन कल्चर एंड हेरिटेज। कम्युनिटी गवर्नमेंट जो था, जैसे कि इन लोग में आगे हम लोग देखेंगे जो अमेंडमेंट हुआ था उनके कॉन्स्टिट्यूशन में, जो अमेंडमेंट हुआ था, अमेंडमेंट मतलब क्या था कि सुधार हुआ था, जो लड़ाई हो रहा था तो उसके लिए उन्होंने सुधार किया। तो सुधार में क्या किया गया कि कम्युनिटी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या था कि दोनों लैंग्वेजेस के एक एक गवर्नमेंट बनेंगे, जो कम्युनिटी से रिलेटेड जितना भी इश्यूज होगा वो कौन सॉल्व करेगा? तो कम्युनिटी गवर्नमेंट करेगा। ठीक है, यही पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है। कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पर्टिकुलर लैंग्वेज स्पीकिंग कम्युनिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट था कि कम्युनिटी गवर्नमेंट जो बनाया जाएगा वो किसके द्वारा बनाया जाएगा? तो पर्टिकुलर लैंग्वेज, जो लैंग्वेज बोलते थे, जो लैंग्वेज स्पीकिंग कम्युनिटी थे, उसी कम्युनिटी के एक पर्सन को कम्युनिटी गवर्नमेंट का बनाया जाएगा। दिस गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। अब उस गवर्नमेंट के पास क्या था कि पावर था। ठीक है, पावर था, किससे रिलेटेड पावर था? तो एजुकेशनल पावर था, एजुकेशन से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड जितना भी इश्यूज था, तो इसका शूट आउट कहाँ होता था? तो जो जिस लैंग्वेज का जो गवर्नमेंट था, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया था, उसके पास था, ये शूट आउट करता था। ठीक है, द कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी नो मैटर वेयर दे लिव। कम्युनिटी गवर्नमेंट जो था वो बिलोंग करता था कि किस लैंग्वेज का गवर्नमेंट बना हुआ है, किस लैंग्वेज का कम्युनिटी गवर्नमेंट बना हुआ है, इसमें ये मैटर नहीं करता था कि वो पर्सन किस कंट्री से बिलोंग करता है, कहीं से भी आया हो। अगर वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलता है तो उसका कोई भी प्रॉब्लम है तो वो कहाँ जाएगा? तो फ्रेंच लैंग्वेज का जो कम्युनिटी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया गया है उसके पास जाएगा, उसके पास उसकी सारी प्रॉब्लम्स का शूट आउट होगा। ठीक है, अभी हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होने वाला है। क्या है नेक्स्ट टॉपिक? जो है हम देखेंगे कि कुछ अमेंडमेंट किया गया था। कहाँ अमेंडमेंट किया गया था? तो कुछ सुधार किया गया था। किस लिए सुधार किया गया था? तो ये जो प्रॉब्लम्स हम लोगों को देखने को मिला, जो विवाद होने लगे, चिंता आने लगी, टेंशन होने लगे कि भाई माइनॉरिटी में होने के बाद भी हम लोगों को वो लोग रिच है, मेजोरिटी में होकर भी पावरफुल है, तो इसका फ़ायदा, उसका बेनिफिट वो मेजोरिटी वालों को नहीं मिल रहा था, डच वालों को नहीं मिल रहा था। उसके लिए क्या गया है, उनको भी लगा कि भेदभाव हमारे साथ हो रहा है, तो उसके लिए कुछ सुधार किए गए। सम अमेंडमेंट्स हैड बीन टेकन in the constitution to resolve the problem and remove the tension between both communities। तो कुछ अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के अनुसार जो भी प्रॉब्लम्स थे वो सब शूट आउट हुआ। उसी अमेंडमेंट में एक अमेंडमेंट था हमारा, क्या था? कम्युनिटी गवर्नमेंट, जिसमें कम्युनिटी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया गया था और जो रिलेटेड इशूज थे वो सारे कम्युनिटी गवर्नमेंट उसको शूट आउट करती थी। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, नेक्स्ट टॉपिक क्या था हम लोग पढ़ते थे? सम अमेंडमेंट, कुछ सुधार, या फिर हाँ, तो हमारा जो टॉपिक था, जो हम बताए थे कि कुछ अमेंडमेंट्स किया गया था, कुछ सुधार किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, से कहाँ का? बेल्जियम का जो कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार किया गया था उसके बारे में देखते हैं। सम स्टेप्स टेकन टू रिमूव टेंशन बिटवीन बोथ कम्युनिटीज इन बेल्जियम। कुछ स्टेप्स लिए गए थे। क्यों स्टेप्स लिया गया था? तो जो वहाँ का चिंता था, जो वहाँ का टेंशन था, उसको हटाने के लिए कुछ स्टेप्स लिया गया। कौन कौन लिया? तो दोनों कम्युनिटीज गवर्नमेंट जो था वो लिया। ठीक है, कहाँ के? तो बेल्जियम का। ओके डन, आगे देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या था? इक्वल नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर इन सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर इक्वल नंबर पे क्या लाया गया? डच के गवर्नमेंट बनाए गए और फ्रेंच गवर्नमेंट बनाए गए। मान लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, तो यहाँ पर 5 मिनिस्टर जो है डच कम्युनिटी के रहेंगे, तो 5 मिनिस्टर फ्रेंच कम्युनिटी के रहेंगे। मतलब वहाँ पर जो पहला जो अमेंडमेंट किया गया कि डच के और फ्रेंच के दोनों बोलने वाले लोगों का मिनिस्टर जो होगा सेंट्रल गवर्नमेंट में सेम होगा। दोनों मतलब इक्वल मिनिस्टर्स देंगे, ठीक है, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो सके। नेक्स्ट, वाइड पावर्स टू स्टेट गवर्नमेंट। सबसे ज्यादा पावर जो होगा, मतलब सभी के पास पावर इक्वली बटे हैं, सेंट्रल के पास सबसे ज्यादा, फिर
बहुत ज़्यादा पावर से स्टेट गवर्नमेंट्स को भी वहाँ पर दिया गया, ठीक है। और एक शर्त रखा गया कि स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और शर्त ये रखा गया कि स्टेट गवर्नमेंट जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर नहीं चलेगा, उसका अपना मतलब वो जो चाहेगा वो करेगा, उसके लिए फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, ठीक है। बस थोड़ा सा मतलब कुछ काम गलत है तो उसमें कुछ राय मशवरा करेगी, लेकिन वो उसके इशारे पर नहीं चलेगा, उसका सबऑर्डिनेट नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्या है, सेपरेट गवर्नमेंट आर इन ब्रसेल्स मीन व्हिच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अब जो उसका कैपिटल था ब्रसेल्स, वहाँ पर भी जो क्या था कि अलग अलग गवर्नमेंट बनाया गया। अलग अलग गवर्नमेंट इसलिए बनाया गया क्योंकि दो कम्युनिटी के लोग रह रहे थे, तो दो कम्युनिटी के लोग जो थे उस इलेक्शन में रिप्रेजेंटेशन थे, और दोनों क्या थे, अलग अलग गवर्नमेंट बनाया गया। और इसी में एक कम्युनिटी गवर्नमेंट का भी फॉर्मेशन किया गया था, जो लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम सॉल्व आउट करना था वो कौन करता था, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो करते थे, ठीक है। अब है क्या है कि ये हमारा हो गया स्टोरी ऑफ बेल्जियम खत्म। स्टोरी ऑफ बेल्जियम में क्या था कि एक स्मॉल रिकैप छोटा सा ले लेते हैं हम लोग, क्या था स्टोरी ऑफ बेल्जियम में वो देख लेते हैं। तो पहले क्या था कि स्मॉल बेल्जियम जो है एक छोटा सा कंट्री है, ठीक है। ओवरऑल व्यू देख रहे हैं हम लोग। बेल्जियम जो है एक छोटा सा कंट्री है जो लगभग हमारा जो इंडिया का जो हरियाणा स्टेट है उसके इतना ही उसका क्षेत्रफल है, ठीक है। उसका बाउंड्रीज जो है जो लग्जमबर्ग ये सब जैसे कंट्री के साथ वो अपना बाउंड्रीज शेयर करता है, ठीक है। यहाँ पर दो कम्युनिटी के लोग रहते थे, एक फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी और एक डच स्पीकिंग कम्युनिटी, ठीक है। पूरे कैपिटल बेल्जियम का जो कैपिटल हुआ ब्रसेल्स, बेल्जियम का कैपिटल क्या हुआ ब्रसेल्स, ठीक है। ब्रसेल्स में का इथनी कंपोजिशन क्या था, इथनी कंपोजिशन हमने सबसे फर्स्ट लेक्चर में बताया था। अगर आपको नहीं पता है और आप डायरेक्ट थर्ड लेक्चर देख रहे हो तो फर्स्ट लेक्चर पे जाए, हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर दोनों लेक्चर का लिंक डाल देंगे और वहाँ से आप फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो इथनी कंपोजिशन क्या था, तो हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था जो इथनी सिटी था, इथनी कंपोजिशन था, तो उसके हिसाब से क्या था कि जो कैपिटल था उसका ब्रसेल्स कैपिटल में 80% लोग जो थे फ्रेंच स्पीकिंग थे, जो फ्रेंचिस भाषा बोलते थे। अब बाकी के जो 20% लोग बचे वो क्या बोलते थे, डच स्पीकिंग थे। बट अगर पूरे कंट्री का ओवरव्यू देखा जाए, पूरे बेल्जियम का देखा जाए, तो पूरे बेल्जियम में जो था वो क्या था कि 59% लोग जो थे वो क्या बोलता था, डच बोलता था, ठीक है। अब 40% लोग जो था क्या बोलता था, फ्रेंच बोलता था। मतलब कि मेजोरिटी में कौन था, तो डच वाला था। कहाँ, तो ओवरऑल कंट्री में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी थी, तो डच की थी, और सबसे कम जनसंख्या किसकी थी, तो फ्रेंच की थी 40%। लेकिन उसी का कैपिटल अगर देखा जाए तो कैपिटल में अपोजिट हो गया। कैपिटल में क्या हुआ कि जो डच बोलने वाले लोग थे वो माइनॉरिटी में हो गया, तो फ्रेंच बोलने वाले लोग थे मेजोरिटी में हो गए। तो ये सब तो ठीक था। से फिर क्या हुआ कि जब माइनॉरिटी में होने के बाद भी फ्रेंच के लोग जो थे माइनॉरिटी में तो थे, माइनॉरिटी में होने के बाद भी उनके पास सबसे ज़्यादा पावर था, वो सबसे ज़्यादा रीच भी थे, ठीक है। वो सबसे ज़्यादा रीच भी थे और उनके पास सभी चीज़ों का एक जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, गवर्नमेंट जॉब्स हो गया, एजुकेशन हो गया, सभी चीज़ का वो भरपूर फायदा भी उठाया करते थे। लेकिन डच के लोगों को ये नहीं मिल पाता था प्रॉपर्ली, ठीक है। तो डच के लोगों को नहीं मिल पाता था प्रॉपर्ली। अब ये नहीं मिला तो इसके कारण क्या होने लगा कि उनके लोगों के मन में भाव उत्पन्न होने लगा कि किसी को भी यानी घर में दो लोग रह रहे हैं, दो में से को ज़्यादा प्यार मिल रहा है तो दूसरा क्या करेगा, दूसरा तो सोचेगा ही कि हमसे ज़्यादा प्यार क्यों करते हैं उसको, है ना। भले उसमें एज डिफरेंस हो, मान लो वहाँ पे कम्युनिटी में लोगों का डिफरेंस है, यहाँ पर एज डिफरेंस लेके चलो, फिर भी तुम मान के लेके चलोगे तो क्या करोगे, है ना। तुमको लेकर चलना पड़ेगा। तो तुम्हारे मन में इतना एक माइंड मेकअप होगा। माइंड मेकअप क्या होगा कि मेरा जो भाई है तो उससे तुम्हें क्या होगी, ईर्ष्या होगी, तो उसका प्रॉब्लम हुआ तुमसे, तो तुम क्या करोगे, जो उससे ज़्यादा प्यार कर रहा है, जो तुम्हारी माता हुई पिता हुई, तो तुम्हें उससे ज़्यादा प्यार कर रहे हैं तो तुम उससे डिस्कस करोगे ऐसा क्यों है भाई, हम भी तो आप ही के बेटे हैं, तो हमें क्यों नहीं इतना प्यार मिल रहा है जितना उसे मिल रहा है, तो कुछ ना कुछ निर्णय निकलेगा। उसी तरह बेल्जियम में क्या हुआ कि चिंता बढ़ने लगी लोगों के बीच में, दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में, दोनों कम्युनिटीज़ को प्रॉब्लम फेस करना पड़ गया, पढ़ने लगा। तो उसके लिए कुछ अमेंडमेंट किया गया। एक क्वेश्चन था, बीच में क्वेश्चन बताए थे हम। क्वेश्चन क्या था कि व्हाई फ्रेंच पीपल आर इन माइनॉरिटी बट दे आर मोर पावरफुल एंड रिच देन डच पीपल। ये क्वेश्चन का आंसर हम बीच में बताए थे, जो लेक्चर 2 में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब जैसा कि पहले भी बोले और अभी भी बोल रहे हैं कि लेक्चर 2 का लेक्चर 1 का लिंक हम इस डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, चिंता नहीं करना है, जाइए अच्छे से पढ़िए। तो स्टोरी में थे हम लोग बेल्जियम का, तो स्टोरी में क्या था, तो उसके लिए कुछ अमेंडमेंट किया गया। अमेंडमेंट क्या किया गया, दोनों के बीच में तो चिंता तनाव तो बढ़ गया।
अमेंडमेंट में क्या हुआ कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों इक्वली रिप्रेजेंटेटिव होगा। 5 अगर मान लो डच वाले हैं तो 5 फ्रेंच वाले भी होंगे, ये लाया गया। सेकेंड क्या बताया गया कि जो पावर जो था स्टेट गवर्नमेंट को भी दिया गया, अच्छा मतलब ज़्यादा पावर दिया गया, और उसके साथ साथ शर्त भी रखा गया कि स्टेट गवर्नमेंट जो रहेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर वर्क नहीं करेगा, उसको जो मर्जी है वो करेगा, लेकिन पूछना जरूरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब क्या किया, एक सेपरेट गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया, कहा तो उसका जो कैपिटल सिटी था ब्रसेल्स, वहाँ पे क्या किया गया कि एक सेपरेट गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया गया ताकि लोगों को प्रॉब्लम्स ना हो, सारी प्रॉब्लम्स का शूट आउट किया जा सके। अब बीच में एक आता था कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट में हमने बताया था, ठीक है, इसके पहले बताया है कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि लास्ट नेक्स्ट टॉपिक फॉर लेक्चर 4, अगला लेक्चर जो आने वाला है, लेक्चर 4 जो आने वाला है, उसके लिए क्या क्या टॉपिक्स होने वाले हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हमारे रहेगा स्टोरी ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका के स्टोरी के बारे में जानेंगे, जैसे कि बेल्जियम की स्टोरी के बारे में देखा हम लोगों ने, उसी तरह श्रीलंका के देखेंगे। सब ग्रुप्स ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका के सब ग्रुप्स के बारे में देखेंगे। स्ट्रगल ऑफ श्रीलंका, श्रीलंकन तमिल का क्या स्ट्रगल था उसमें हम लोग देखेंगे। और क्या था फिर चौथा टॉपिक था सिविल वार, सिविल वार भी हम लोग देखने वाले हैं। आई होप यू एंजॉय आवर लेक्चर, ठीक है। मानते हैं कि हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है और हम उस तरह से कंटेंट क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, बट हम पर जितना नॉलेज था, हमारे पास जितना एबिलिटी है कि हम आपको जितना इजी से इजी वे में समझा सकें, हम लोग अपना बेस्ट दे रहे हैं। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं, ठीक है। और हम तो ज़्यादातर लेक्चर में बोलते नहीं है, लेकिन इस लेक्चर में हम बोल रहे हैं कि अगर आपको हमारी एफर्ट थोड़ा सा भी लग रहा है कि भैया एफर्ट लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, तो बस कुछ नहीं कहेंगे हम, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब एंड डू शेयर, ताकि आगे दोस्त को मिल सके। और हाँ, नोट्स की बात रही तो हमारे पास जो भी है, हम तो पूरी तरह से भी बिल्डअप नहीं है, ये हम लोग जो एक तरह से कहा जाए तो बिगिनर है, तो हमारे पास ना ही कोई साइट है जिस पर हम अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो ये जो पॉइंट्स हम बोर्ड पर लिख रहे हैं, ये जो पॉइंट्स हम बोर्ड पर डील कर रहे हैं, ये समझिए तो आपका एक शॉर्ट नोट्स भी हो सकता है, जो आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए या फिर समेटिव फॉर्मेटिव जो भी एग्जाम्स होते हैं स्कूल्स में, उसके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। क्योंकि ये जो नोट्स जो है, उस नोट्स में हमने लगभग 99% जो टॉपिक्स है वो कवर कर दिया, आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर दिया। और चिंता नहीं करना है, हम लोग आपके लास्ट तक बने रहेंगे। और लास्ट लेक्चर जो लेक्चर ख़त्म होगा उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ 25 या 20-30 क्वेश्चंस हैं, जो इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस है सब लोग डील करेंगे। और एक क्वेश्चन सीरीज रहेगा, वो लास्ट लेक्चर 1 घंटे का 2 घंटे का जितना देर का रहे वो, या फिर उसको 2 या 3 ग्रुप में डिवाइड करके बनाएंगे और उसके बाद आपके पास जाएगा। थैंक यू।